Friends, this is the second video of the accounting and its terminology. In the previous video, we have seen the term accounting, its merits, its demerits, and the objectives of accounting, and who was the father of accounting. So in this video, we will further discuss this chapter. So let's get started. Okay, so accounting as a language of a business. वी नो व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज. हमने आजकल बहुत सारे टाइप की लैंग्वेजेस देखी हमारे आजू बाजू, लाइक फ्रेंच, मराठी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश एंड ऑल. हर चीज़, हर लैंग्वेज हमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करती है, हमें कुछ ना कुछ बताती है. हर लैंग्वेज के एक अलग से एक रूल्स होते हैं, हर लैंग्वेज के टाइप से लिखा जाता है, बोला जाता है. हर लैंग्वेज का वर्ड अलग अलग मीन करता है. बट अगर हम देखें तो हर लैंग्वेज हमें कुछ ना कुछ बताना चाहती है कोई भी चीज़ के बारे में. सो एज अकाउंटिंग का भी एक प्रॉपर रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है कि कौन सी चीज़ कैसे लिखी जाती है, कौन सी चीज़ को कैसे ड्रॉ किया जाता है. और एट द एंड ऑफ द डे हमें अकाउंट्स बताता है कि हमारे बिजनेस में कहाँ पे कितना एक्सपेंस हुआ, कहाँ पे कितनी इनकम हुई, और कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है. सो वी टेल एज अकाउंटिंग एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. Through accounting, information of business is provided as language we communicate to other people in business. The books of accounts communicates to us about the business. As a language, have the predetermined set of rules. Accounting have the two. In brief, the accounting provides information to accounts. Thus, it is known as the language of business. The second point, is the accounting a science or an art? हमें कन्फ्यूजन होता है कि अकाउंट्स को हम साइंस बोले या आर्ट्स बोले. अकाउंटिंग इट सेल्फ इज बुक. वाई अकाउंटिंग इज साइंस एंड आर्ट्स बोथ? लेट्स सी. साइंस के एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक प्रिंसिपल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू चेक कि ओनियन में क्या है, ओनियन के सेल्स, सो हमें से अकाउंट एक रूल होता है कि ओनियन को पहले कट करो, उसको पील करो, फिर उसमें से उसका बीच वाला स्टेम निकालो, उसको माइक्रोस्कोप में रखो, फिर हमें माइक्रोस्कोप से चेक करके देख लो. सो इट्स अ रूल, हमें ये रूल फॉलो करना ही पड़ेगा. एज द सेम अकाउंट्स के भी एक रूल्स होते हैं कि पहले हमें बिल्स देखने पड़ेंगे, फिर हमें उसको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, फिर हमें उसको बुक्स में लिखना पड़ेगा, तब जाके हम लोग प्रॉपर अकाउंट्स बना पाएंगे. इसलिए हम लोग अकाउंट्स को साइंस बोलते हैं. नाउ केम टू द क्वेश्चन, अगर साइंस है तो हमने यहाँ पे साइंस एंड आर्ट्स बोथ क्यों लिखा है, आर्ट्स भी लिखा है. जैसे आर्ट बताता है कि हमें कोई चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए इन्फॉर्मेशन को. सो अकाउंटिंग को भी हमें प्रॉपरली प्रेजेंटेशन ही बोलते हैं सारे के सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम का. फॉर एग्जांपल, ये आपका बैलेंस शीट है, एक स्टेटमेंट है, एक पेपर है. आपने यहाँ पे लिखा सारे एक्सपेंसेस, फिर उसके बीच में यहाँ पे लिख दिया कहीं पे इनकम, फिर यहाँ पे लिख रहे हैं इनकम्स, फिर यहाँ पे कहीं पे लिख दिया एक्सपेंसेस. सो आपको प्रॉपरली फिगर नहीं मिल पाएगा, आपको प्रॉपर आप डिराइव नहीं कर पाओगे रिजल्ट कि कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है. बट उसकी जगह पे अगर आप प्रॉपरली यहाँ पे एक्सपेंस लिख दो राइट लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे सारी के सारे इनकम्स लिख दो, सो यू विल एम टू नो कि ठीक है यहाँ पे इतने एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पे इतने इनकम्स हैं. सो यू विल गेट टू नो द प्रॉपर रिजल्ट. सो दिस इज एन आर्ट टू रिकॉर्ड द इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस. सो दैट्स व्हाई इट इज सेड that accounting is both science as well as arts. Our next topic is qualitative characteristics of accounting information. आप सोच रहे हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पहली वाली वीडियो में भी देखी थी, बट वो कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग के अकाउंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से. बट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्फॉर्मेशन, अकाउंट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी कैसी होनी चाहिए, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स. So the first characteristics of the information of accounts is reliability. The reliability is the first characteristics of accounting जो होनी ही चाहिए. Reliability indicates कि जो भी हमारा जो अकाउंट्स है वो प्रॉपर है, कि ठीक है 5 लाख का है परचेज और 5 लाख ही लिखा हुआ है, 7 लाख से 4 लाख से लिखा हुआ है. हम लोग उसके ऊपर कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हैं. थर्ड पार्टी मतलब कोई और सी ए को इन्फ्लुएंस करके चेंज नहीं करा सकता है, और सी ए भी उसके इन्फ्लुएंस में आके हमारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो चेंज नहीं करेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलायबिलिटी, कि जो भी पिक्चर दिखा रहा है अकाउंट वो प्रॉपर है और हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं.
वो किसी के भी दबाव में आके, प्रेशर में आके, थर्ड पार्टी प्रेशर में आके वो चेंज या अलग नहीं है. ओके, सो दिस सेकेंड वन इज़ रेलेवेंस. रेलेवेंस हमें बताता है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रॉपर है. इन्फॉर्मेशन जो भी हमें चाहिए वो प्रॉपरली गिवन है. ऐसा नहीं कि अकाउंट्स की बुक्स में लिखा जाएगा कि ठीक है आज इतने कप चाय पी, इतने कप कॉफ़ी पी, इतने लोग मिलने हैं या इतने लोग सिर्फ देख रहे हैं या सिर्फ विंडो शॉपिंग करना है. नो, प्रॉपरली रेलेवेंस कि इतना परचेज हुआ, इतना सेल हुआ, इतनी इनकम हुई, इतनी एक्सपेंसेस हुई, इतना बड़ा ऑर्डर था, इतना छोटा ऑर्डर उसमें गए. सो दैट्स द प्रॉपर वे टू शो द इन्फॉर्मेशन. सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे हम लोग, ओनली प्रॉपर जो भी प्रॉफिट या लॉस के बिजनेस के रिलेटेड है वही लिखेंगे. दैट्स इट. द थर्ड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग इंडिकेट्स कि जो भी प्रॉपरली रिकॉर्डेड है वो हम अंडरस्टैंड करने जैसा हो. ऐसा नहीं कि परचेज के अंदर ही हम लोग सेल्स भी लिखते हैं कि ठीक है हमारे वाले परचेज है बट सामने वाले की तो सेल्स हुई ना. नहीं, हमें अकाउंट्स ऐसे प्रिपेयर करने चाहिए जो सामने वाले को समझ में आए, सामने वाली पार्टी को समझ में आए. एटलीस्ट हमें भी समझ में आनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ 1 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स अगर हम वो चीज़ खोल के देखें तो हमें समझ आना चाहिए प्रॉपरली. So that's all about understanding. Now the last one is comparability. Comparability indicates कि अगर हम लोग 2017 का अगर हम लोग अकाउंट्स उठाए और 2007 का अगर हम अकाउंट्स उठाए तो हम उसको प्रॉपरली कंपेयर कर पाए उसको कि कितना परचेज था, कितना सेल्स था, कितने एक्सपेंसेस हुए, कितनी हमने सैलरी दी, कितनी हमारी इनकम्स हुई रेंट से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हमें वो चीज़ प्रॉपरली पता होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं पे रेंट नहीं लिख रहे हैं या कहीं पे हम लोग सैलरीज नहीं लिख रहे हैं. नहीं, अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन होने चाहिए कि हम लोग उसको कंपेयर कर पाएँ कि 10 साल पुरानी डेटाज भी हम लोग प्रॉपरली उसको कंपेयर करके देख पाएँ. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंपेरेबिलिटी. सो दीज वर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स of accounting information. Don't get confused, it's about accounting information, not about accounts. It's about accounting information कैसी होनी चाहिए हमारी. It should be reliable, it should be relevant, it should be understanding, it should be comparable. It's R square UC. So now our next topic is who needs the information of accounts. अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन किस किस को चाहिए होती है. हमने अकाउंट्स तो बना दिया बट हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं और कौन कौन कैसे कैसे हमारी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है. फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट. अगर हमारी कंपनी है तो सारे डिसीजंस एक टॉप लेवल अथॉरिटी होती है. इफ़ देयर आर बिजनेस में एक प्रॉपर हायरार्की होती है कि सिर्फ टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स ही डिसीजन लेते हैं, ना ही मिडिल लेवल ना ही बॉटम लेवल वंस. सो यहाँ पे होता है हमारा टॉप लेवल में मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट को अगर अकाउंट्स देंगे तो वो उस इंफॉर्मेशन से देख पाइए कि हमारे यहाँ पे कितना परचेज़ हो रहा है, कितने सेल्स हो रहे हैं, कहाँ से परचेज़ होनी चाहिए, कहाँ से सेल्स होनी चाहिए. सो वो डिसीजंस प्रॉपरली ले पाएगी कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो. सो इन दिस वे द मैनेजमेंट इज़ यूजिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. द सेकेंड वन इज़ शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो हमारे कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं शेयर्स लेकर. अगर शेयर होल्डर को पता पड़े कि ये कंपनी प्रॉफिट में है तो उस शेयर के प्राइसेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं. मगर कॉन्ट्राडिक्टरी पता पड़ रहा है, जैसे HDFC थी, HDFC बैंक है रिसेंटली वो बंद होने वाली थी. इट्स वॉज गोइंग टू द लिक्विडेशन. सॉल्वेंट, उसके पास पैसे ही नहीं बचे थे. सो क्या हो गया, शेयर के प्राइसेस एकदम धीरे हो गए, नीचे हो गए. बट जैसे ही पता पड़ा कि नहीं RBI और SBI इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट, सो प्रॉफिट्स होने लगे. ठीक है, सो वहाँ पे क्या हो गया, शेयर्स के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए. सो ये कहाँ से पता पड़ा, हमारे अकाउंट से पता पड़ा ना. सो इन दिस वे शेयर होल्डर्स इज़ यूजिंग द अकाउंट. इन द सेम वे पोटेंशियल शेयर होल्डर्स आर द शेयर होल्डर्स जो शेयर होल्डर्स होते ही नहीं कंपनी के बट चाहते हैं शेयर्स लेना. पोटेंशियल मतलब जो चाहते हैं, जो है नहीं बट शायद फ्यूचर में बन सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम HDFC का ही अगर हम यही एग्ज़ाम्पल कंटिन्यू करें, ये बैंक का एग्ज़ाम्पल. सो इस बैंक में क्या था कि आज अगर प्राइसेस हो गया 13 रुपीज़ पर शेयर का प्राइसेस जा चुका था उस टाइम पे. सो जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स ठीक है आज नहीं तो कल
कंपनी के प्राइजेस कभी तो बढ़ेंगे, सो दे वर यूज टू इन्वेस्ट इन। वो शेयर होल्डर्स थे नहीं, बट वो सोच रहे थे कि 13% है, 13 रुपीज़ पर शेयर है, अगर कल को जाके 30 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस हो जाएगा, सो दे विल बी गेटिंग प्रॉफिट बाय सेलिंग द शेयर इन द मार्केट. So by this accounts they came to know about the information of the price of the shares. Now the creditors are the party जहाँ से हमने माल लिया या हमने कोई भी सर्विसेज ली या कोई भी एसेट्स लिए, तो हमें उसका पैसे देना बाकी है. दैट पार्टी शेयर इज़ द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. हम लोग उससे लायबल है उसे पैसे देने के लिए. सो क्रेडिटर को क्या पता पड़ेगा कि अगर ये कंपनी अच्छी नहीं चल रही है, ये कंपनी लॉस में है, तो वो हमें वापस पैसे क्यों देगी, या हमें क्रेडिट पे सामान क्यों देगी, हमें कैश पे सामान लेगी ना, कि नहीं ठीक है तुम्हारी कंपनी लॉसेस में चल रही है, सो मैं आपको क्रेडिट पीरियड नहीं दे सकती, आपको अभी के अभी कैश जमा करवाना ही पड़ेगा, तभी आपको माल मिलेगा. अगर इसके कॉन्ट्राडिक्टरी में अगर हमारी कंपनी प्रॉफिट्स में चल रही होती, सो क्रेडिटर क्या बोला, ठीक है 6 महीने की जगह पे 8 महीने की क्रेडिट पीरियड लो, आराम से दे दो. क्यों? उसको पता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट्स में है, तो हमें उसको पैसे मिलने ही वाले. उसे कैसे पता पड़ा कि हमारी कंपनी प्रॉफिट्स में है? थ्रू अकाउंट्स, थ्रू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. देन द नेक्स्ट वन आर एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ आर द वन जो हमारी कंपनी में काम करते हैं. क्या आप कभी भी काम फ्री में करना चाहेंगे? थिंक अबाउट इट. विल यू वर्क फॉर द फ्री? ऑब्वियसली द आंसर इज़ नो. यू ऑब्वियसली द सैलरी, कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो हमें यहाँ पे सैलरी मिलनी चाहिए. अगर आपको पता पड़े कि कंपनी तो लॉस में जा रही है, तो आप क्यों इसमें यहाँ पे काम करोगे आके? आप कोई और कंपनी ढूंढ लोगे, भले उसमें थोड़े से कम पैसे मिल रहे हों, राइट. सेम अगर आपको अनिल अंबानी की कंपनी में अगर जॉब मिल रही है 50,000 अ मंथ एंड एवरीथिंग, तो क्या आप उस कंपनी में काम करोगे जहाँ पे उसके ओनर के पास ही पैसे नहीं उसकी डेब्ट चुकाने के लिए? या आप 40,000 में सेटल आउट हो जाओगे मुकेश अंबानी के पास, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच है वो, जहाँ पे उसके पास कैपेसिटी है पैसे आपको देने की, भले थोड़े कम, बट ही हैव द कैपेसिटी टू पे यू द सैलरी. सो इन दिस वे एम्प्लॉयज़ डिसीजन लेते हैं कोई भी कंपनी में जॉब अप्लाई करने के लिए थ्रू द accounting information of the company. Our next point is who needs the accounting information are tax authorities. As we have discussed earlier कि हमारे प्रॉफिट्स के कुछ परसेंटेज पे लगता है टैक्स, कुछ परसेंटेज पे लगता है टैक्स. सो अगर कंपनी प्रॉफिट्स निकालेगी ही नहीं, तो वो टैक्स अथॉरिटी इसको कैसे पे करेगी टैक्स? कि टैक्स अथॉरिटी को कैसे पता पड़ेगा कि इसके पास टैक्स है, इतना टैक्स उसे कलेक्ट करना है, उसने इतना ज़्यादा पे कर लिया, उसने इतना कम पे कर लिया. इफ़ हमारे पूरे साल का टैक्स निकला 5,000, बट आपने प्रॉपरली स्टेटमेंट्स बनाए नहीं थे, सो आपके हिसाब से आपने जमा करा दिया 7,000. ठीक है, टैक्स अथॉरिटी ने आपका स्टेटमेंट देखा कि इसको तो 5,000 ही पे करने थे, तो आपको रिटर्न कर देगा 2,000. बट अगर आपने प्रॉपरली स्टेटमेंट्स नहीं बनाए हैं, तो आपके 2,000 रुपीज़ तो मारे गए. यू विल बी नॉट गेटिंग दिस 2,000 रुपीज़ ना. सो दैट्स वाई अकाउंट्स आर नेसेसरी. इन द कॉन्ट्राडिक्टरी, इफ़ अगर आपके टैक्स बन रहा है 10,000, बट अगर आप सिर्फ 7,000 ही पे कर रहे हो, तो टैक्स अथॉरिटी क्या बोलेगी? नो, 3,000 का बैलेंस तो मुझे चाहिए ही चाहिए. सो टैक्स अथॉरिटी को कैसे पता पड़ा? आपके अकाउंटिंग स्टेटमेंट से पता पड़ा ना, कि ठीक है इसके 3,000 इसने कम दिए हैं. सो दैट्स द मैनर द टैक्स अथॉरिटीज़ नीड आवर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स. कस्टमर्स को किस हिसाब से? कि आज कोई बिज़नेस अच्छा रन कर रहा है, सो उसके हिसाब से आप लोगे ना कि ठीक है इसकी ब्रांड अच्छी है. आज अगर आपको रिलायंस वाला वापस आ रहा है मार्केट में विद द CDMA फ़ोन्स और एल्स द लैंडलाइन फ़ोन्स जो अनिल अंबानी निकालने वाला है, क्या आप उससे लोगे? कि क्या पता अगर 3,000 रुपीज़ अगर मैं डिपॉजिट किए तो कल को चले ही नहीं, तो उसकी जगह आप क्या सोचोगे? मैं जियो में चला जाऊँ या वोडाफोन में चला जाऊँ या आइडिया में चला जाऊँ. जिस हिसाब से हमारे पास एटलीस्ट थोड़ा तो सेफ्टी बचेगी कि भले हमने 5,000 भी दिए हैं डिपॉजिट मनी के, तो हमें पैसे मिलेंगे, हमारी सर्विसेज मिलने वाली है. द नेक्स्ट वन इज़ अ फॉरेन एंटरप्रेन्योर. फॉरेन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट इन आवर कंपनी. हमारे कुछ पैसे बाहर से भी आते हैं.
हमारे सारे पैसे इंडिया वाले ही नहीं होते, हमारे सेम कंट्री के नहीं होते हैं, बाहर से भी कोई ना कोई हमारे कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। सो फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स हमारे स्टेटमेंट्स का एनालाइज करते हैं कि कैसी कंपनी है, तो जिस हिसाब से वो हमें हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। अगर प्रॉफिट्स होंगे, अगर नहीं प्रॉफिट्स होंगे तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। सो प्रॉफिट या लॉसेस दिखाने के लिए भी तो हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स चाहिए ना। सो दैट्स वाई फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स नीड अवर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। गवर्नमेंट, अगर आपके पास गवर्नमेंट से कुछ लोन चाहिए या कुछ भी, अगर आपको पैसे चाहिए उधार उसकी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज से, तो आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट से प्रेजेंट करना पड़ेगा ना। आप क्या प्रेजेंट करोगे? कंपनीज के अकाउंट्स कुछ होंगे ना। सो दैट्स द रीज़न गवर्नमेंट ऑल्सो नीड अवर accounting information. So in this way, all these persons, all these parties have some or the another role to get our accounting information. इस वजह से हमारे अकाउंट्स कैसे होने चाहिए? crystal clear. As we have seen, it should be R square UC. It should be reliable. It must be having relevance. It must be having proper understanding, and it should be comparable. Let us revise. Reliability, relevance, understanding and comparability are the necessary parts of the accounting information, जिस हिसाब से ये जो भी people है उन्हें properly use हो सके हमारी accounting information. So in this video we will end over here, and from the next video we will having look into the terminologies of the accounting. हम लोग टर्म्स देखेंगे अकाउंटिंग की नेक्स्ट वीडियो से। सो थैंक यू।